तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का नोट्स जानेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 9 का। आप बोलिएगा सागर भैया, आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी किए भाई, सबका वीडियो बना दिए, सबसे लास्ट में हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्त, मैं आप लोग के साथ इंसाफ कर रहा था, लेकिन नाइंसाफ़ी मेरे ओर से नहीं हुआ है। मैंने ये काम सौंपा था ज्योग्राफी का अरुण को, और अरुण पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं कि बना देंगे बना देंगे बना देंगे। लास्ट में मैंने बोल दिया छोड़ दो, मत बनाओ। 3 दिन से बोल रहा है बना देंगे, लास्ट में हमको ही बनाना पड़ा। नहीं तो ये वीडियो मैंने उनको 3 दिन पहले ही सौंपा है उनको। ठीक है, चलिए। यही होता है कि अगर भरोसा दूसरों पे करे तो कमजोरी बन जाती है, खुद पे करे तो ताकत। ठीक है, तो मेजर पेपर 9 इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4 एंड देन यूनिट 5। 5 यूनिट इसमें आपको पढ़ना है, इतना सारा कुछ। ठीक है, इससे मैंने आपका शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप दोनों क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से सभी क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में बताऊंगा कि इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो को आराम से देखिए, सबसे पहले वॉच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चन। ठीक, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए और इसके क्षेत्र की व्याख्या करें। इंग्लिश में है नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, और क्वेश्चन का है कि डिफाइन इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। ठीक है, तो देखिए, भूगोल आर्थिक मतलब भी होता है कि धन संपत्ति से जुड़ा हुआ, यानी कि आर्थिक भूगोल भी ऐसा भूगोल है जिसमें धन के बारे में अध्ययन किया जाता हो। ठीक, इससे संबंधित अध्ययन किया जाता हो। यानी कि आर्थिक भूगोल वह शास्त्र है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट और ह्यूमन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। यह समझाता है कि उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता की गतिविधियां पृथ्वी की सतह पर कहां और क्यों केंद्रित है। ठीक है, आपको ये भी बताता है कि ये पृथ्वी में किस स्थान पे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जैसे समुद्र से व्यापार हो रहा है, ठीक है, तो वह जल पे हो रहा है। ठीक, इस तरह से सभी चीज़ों पे जो आर्थिक से संबंधित है इसका अध्ययन करती है। इसके अंतर्गत हम लोग कृषि, खनन का अध्ययन करते हैं। ठीक, कहीं पे कोयला खुद रहा है तो कहीं पे बॉक्साइट, तो कहीं पे अभ्रक, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं, तो कहीं पे परिवहन, जैसे जल परिवहन हो गया, ठीक है, वायु परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया। तो ये परिवहन, व्यापार के बारे में भी अध्ययन कराती है और सेवाओं के बारे में भी अध्ययन कराती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया, या फिर आपका साइंटिफिक सेक्टर हो गया। तो ये सेवाओं के बारे में भी अध्ययन कराती है। इन सारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर और फोर्थ सेक्टर, ठीक है, चार गो होता है ना सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, इन सभी सेक्टर के बारे में अध्ययन कराती है। यह संसाधनों के उपयोग और क्षेत्र विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि हम संसाधन का कैसे उचित उपयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, यह भी बताती है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक भूगोल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस क्या क्या है ये बता दीजिए भाई। तो देखिए, इकोनॉमिक्स है यानी कि जितना ज़्यादा फायदा, इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि भाई फायदा कमाओ। ठीक है, तो देखिए, यह संसाधन और मानव आवश्यकताओं के बीच संतुलित स्थापित करती है। ठीक, संतुलन, सस्टेनेबल सेटिस्फेक्शन लाता है दोनों के बीच में, ताकि संसाधनों का मनुष्य उचित उपयोग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। ठीक है, यह उद्योग, कृषि और व्यापार के स्थान में चयन सहायक है, यानी कि किसको हम लोग चुनें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो मेरा। ठीक है, नीति निर्माण को योजना बनाने में मदद करता है कि कैसे हम अपना योजना बनाएं, किस प्रकार से हम अपना काम का प्लानिंग रेडी करें कि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता को पहचान और समझने में विकास की रणनीति को तैयार करता है। ठीक है, यह क्षेत्रीय असमानता, जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अमीरी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि शहर में, कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जैसे कि गांव में। तो यह क्षेत्रीय असमानताओं को समझने
और विकास की रणनीति तैयार करने में सहायक है। या वह उसी प्रकार से रणनीति बनाएगा कि गांव के लिए व्यक्ति को क्या सहायक होगा और शहर के व्यक्ति को क्या सहायक होगा। ऐसा तो नहीं कि गांव के लिए जो फायदेमंद होगा वही शहर के लिए। इसीलिए यह अलग अलग विविधताओं के आधार भी अपना रणनीति तैयार करती है। ठीक है, अगला आ जाता है वेबर का औद्योगिक सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में है एक्सप्लेन वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो देखिए वेबर एक बहुत वैज्ञानिक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। और इन्होंने 1909 में इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में एक प्रिंसिपल प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वह प्रिंसिपल कहलाता है वेबर्स प्रिंसिपल। 1909 में औद्योगिक स्थान सिद्धांत प्रस्तुत किया। लोकेशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ अपना प्रिंसिपल दिया है। इन्होंने बताया है कि देखिए न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना, मतलब कम इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा हमें बेनिफिट हो, ये बताते हैं। मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम हमारा आउटपुट मिले, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये इनका मुख्य तत्व है कि परिवहन लागत। जो देखिए हमारा जो बिजनेस में है सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्चा होता है, तो कुछ चीज़ों पे, जिसमें से एक है परिवहन, यानी कि कच्चे माल के तैयार करने में, सामान को लाने में और सामान को बेचने में। ठीक है, माल का ढुलाई का खर्चा। ठीक, दूसरा आता है श्रम लागत। श्रम लागत, कितने मजदूर को हम काम करवा रहे हैं। सस्ता और कुशल श्रम का उद्योग आकर्षित करता है। ठीक है, तो किस तरह से हम मजदूर को कितने पैसे दें, कितना टर्म्स के लिए रखें, उसकी सेफ्टी, मजदूर की, इन सभी चीज़ों को श्रम लागत में ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है हमारा क्या, तो इसके अलावा आ जाता है सामूहिक प्रभाव। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा एग्लोमेरेशन, यानी कि उद्योग का एक जगह केंद्रित होना लाभकारी है। तो ये उद्योग का एक जगह केंद्रित होना लाभकारी है। जैसे कोई उद्योग एक जगह पे अगर रहेगा ज़्यादा दिनों तक, तो उससे लोग आदमी ज़्यादा समय तक पहुंचान पाएंगे। लेकिन समय के साथ इसको जो है ना, अपना मल्टीपल फैक्ट्रीज या मल्टीपल चैनल्स या मल्टीपल लोकेशन पे, अदर जगह पे इसको फैलाना होगा। ठीक है, बाद में इसको सिद्धांत को ऐड किया जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि उद्योग वह स्थान चुने जहाँ परिवहन, ठीक है, मतलब उसको गाड़ी आसानी से मिले, सड़क का अच्छा साधन हो, जहाँ पे उसको मजदूर सस्ता मिले और अच्छा मिले, जहाँ पे उत्पादन लागत कम हो। ठीक है, ये सभी जहाँ पे उसको मिल पाए वहीं पे हमें फैक्ट्री बसाना चाहिए। ठीक है, आधुनिक समय में यह सिद्धांत कई बदलावों के बाद प्रासंगिक है। जैसे मैंने बताया कि फैक्ट्री को समय के साथ अपना जो है लोकेशन भी चेंज करना होगा और मल्टीपल फैक्ट्रीज खोलने होंगे, तब जाके आप करंट एज में रिलाई कर पाएंगे। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है कृषि को प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में समझाइए। एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, आप सबको मालूम है। ठीक है, तो देखिए डिस्कस एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए हम सब बचपन से ही पढ़े क्लास 9 से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, और थर्ड फोर्थ सेक्टर। तो देखिए कृषि सबसे प्राचीन और मुख्य आर्थिक गतिविधि रही है हमारी प्राचीन काल से। ठीक है, विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है। भारत भोजन, रोजगार और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। ठीक है, और भारत के मैक्सिमम लोग कृषि पर आधारित हैं। ठीक है, कृषि उद्योग के लिए आधार जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी हो गया, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कि गेहूँ, ठीक है, चावल, ठीक है, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, कृषि से। और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, जितनी भी स्थिति है उसका इकोनॉमिक कंडीशन, उसमें बहुत बड़ा हाथ एक एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है, भारत जैसे देश में खास करके। चलिए इसके ऊपर आप और डिटेल में लिख सकते हैं, मैं बस केवल मेन पॉइंट लिख रहा हूँ। अगला आ जाता है हमारा क्या, तो देखिए मछली पालन एक होता है जिसको हम लोग मत्स्य बोलते हैं। ठीक है, मत्स्यन से जुड़े मुख्य मुद्दों और चुनौतियों को बताइए। अगर आप फिश मत्स्य पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। तो देखिए अत्यधिक मत्स्यन यानी कि ओवर फिशिंग से संसाधन घट रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये मत्स्य, चलिए, और मत्स्य को हम लोग मीन के नाम से भी जानते हैं। मीन एक राशि भी है,
और मछली भी बोलते हैं, मीन को ही मछली बोला जाता है, ठीक है। तो अत्यधिक मत्स्य पालन, मत्स्यंश संसाधन घट रहे हैं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मछलियों पर पड़ रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि मछलियाँ मर जा रही हैं, और मछलियों पे अजीब अजीब टाइप से आजकल बीमारियां भी हो रही हैं, ठीक है। तकनीकी असमानता, पारंपरिक मछुआरे आधुनिक तकनीक से पिछड़े हुए हैं, वे आज भी जाल फेंक के मछली पकड़ते हैं, ठीक है, नाव चला के जाल फेंक के। लेकिन वर्तमान समय में चीन जैसे देखिए देश बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करता है, हमारे देश में वही आदमी जाल आड़ के, घोघी आड़ के मछली पकड़ता है। आप भी पकड़े होंगे, घोघी आड़ के मछली पकड़े हैं जी, ठीक है। बंसी डाड़ी, वो डांडी लेके ना, हम लोग बंसी डाड़ी बोलते हैं, तो वो जो डंडी है उसको लेके बांस का एक बनाते थे और केंचुआ लगा के फिर बाद में आटा लगा के मछली पकड़ते थे। तो मत्स्य पालन में निवेश, अनुसंधान की कमी है, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, ये सब बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों के कचरे आते हैं जो मछलियाँ खाती हैं, उसके बाद वही मछलियों को मनुष्य खाता है, जिससे बीमार पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में विवाद है। बाकी आप डिटेल में बता सकते हैं मछलियों के बारे में। देखिए रिलेटेड वर्ड को आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में, और बोला भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। यूनिट 3 शुरू होता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। इसमें आएगा कि विनिर्माण की परिभाषा और महत्व बताइए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, विनिर्माण। डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, यानी कि किसी भी कंपनी में जा कर के आप, जैसे चावल है उसको ले गए फैक्ट्री में, फिर उसको धान से चावल और बाबा राइस बना दिए, या फिर कुछ भी डबल तोता बना दिए हैं, या राजमा चावल बना दिए, ठीक है। तो पॉलिश वगैरह करके वो फैक्ट्री में जाके क्या हो गया, कच्चा माल को थोड़ा सा अच्छे से, गेहूँ था तो उसको आटा बना दिए, तो वो क्या हो गया, कच्चा माल आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं विनिर्माण, ठीक है, मतलब पुनः निर्माण। विनिर्माण मतलब पुनः निर्माण। तो विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को बदलकर उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह उद्योगीकरण का आधार है, रोजगार के अवसर सृजित करता है। जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म आएगा तो क्या लिखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और निर्यात को प्रोत्साहन देता है। समाज को आधुनिक और तकनीक दृष्टि से विकसित करता है। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप डिटेल में खुद लिख सकते हैं कि इसमें फिर वस्तु चाहिए, ठीक, प्रोडक्ट चाहिए, खरीदना पड़ता है, फिर आप बता सकते हैं कि इसमें परिवहन चाहिए, ठीक, श्रमिक चाहिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप में करा रहा हूँ, लॉन्ग आंसर में भी थोड़ा और डिटेल में आंसर मिलेगा, ठीक है। और ये छोटा सा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप इसे 3 घंटे में आराम से रिविजन कर सकें। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज, और टेक्नोलॉजी पार्कों का औद्योगिक विकास में योगदान बताइए। इंग्लिश में डिस्कस द रोल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखिए विशेष इकोनॉमिक जोन, सेज, ये क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो जहां उद्योगों को कर छूट होता है, यानी कि टैक्स फ्री रहता है, बेहतर सुविधाएं मिलती हैं और लचीला नीतियां मिलती हैं, मतलब सरकार के पाबंदी बहुत कम रहते हैं उनमें, ठीक है, उसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है ताकि विदेश की कंपनी आए और वहाँ पे अपना टैक्स फ्री कंपनी खोले और निर्यात को बढ़ावा दे, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश में सामान जाके बेचना, ठीक है, मतलब कोई बात अदर का देश हमारे भारत में आके सामान बेचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट। और यदि हम भारत से जाके किसी दूसरे देश में सामान बेचेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर करना, ठीक है। चलिए, टेक्नोलॉजी पार्क उन्नत तकनीक उद्योग जैसे कि आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी पार्क किसके लिए बनाए जाते हैं, टेक्निकल सामानों के लिए। इसके लाभ क्या क्या हैं, तो नए रोजगार विकसित करना, हालांकि रोजगार कम विकसित होता है, लोगों को बेरोजगार ज़्यादा करता है, एकदम लिख देना ही सब, ठीक है, कि रोजगार कम विकसित होता है और टेक्नोलॉजी आने से और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ता है। निवेश, विदेश में निवेश होता है, उत्पादन और निर्यात में वृद्धि होती है और काम आसान होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। भारत में नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं। इसीलिए भारत का अधिकतम आदमी देखिएगा काम करने कहाँ जाएगा, हैदराबाद जाएगा, बेंगलोर जाएगा, मुंबई भी आता है, और गुरुग्राम जो हरियाणा में है वो भी आता है, दिल्ली भी आता है, ठीक है, केरला भी आता है, तमिलनाडु भी आता है। बहुत सारे इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना इनमें की गई है। चलिए, आईटी सेक्टर के लोग मैक्सिमम यहीं पे आपको मिलेंगे, यहीं सब इलाकों में। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक विकास में परिवहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में क्या है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए, सबसे पहले दिमाग लगाइए अपना खुद का, किताबी ज्ञान को भाड़ में जाने दीजिए। किताबी ज्ञान पहले दिमाग लगाइए कि भाई पहले क्या होता है कि परिवहन का कितना साधन है। सबसे पहले जल मार्ग, वाटरवे, ठीक है। दूसरा है आपका सड़क मार्ग, यानी कि आप रोड से जा सकते हैं, बाय रोड। तीसरा है आपका क्या, एयर मार्ग, एरोप्लेन से आप जा सकते हैं। चौथा क्या है, तो आपका रेल, ठीक है। ये 4 गो मुख्य परिवहन का साधन है। और इंटरनेट भी आजकल एक परिवहन का साधन है, उसको भी बोल सकते हैं, जिसको सूचना राजपथ कहा जाता है। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। तो परिवहन में वर्तमान समय में 5 साधन है परिवहन के, ठीक है। तो परिवहन जिसमें हम लोग, परि मतलब होता है क्या, परि मतलब जाना, और वाहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है। तो परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो परिवहन उत्पादन और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है, मतलब जहाँ पे वस्तु बनता है वो उत्पादन केंद्र, और उपभोग जहाँ पे वो वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं, ठीक है। तो यह कच्चा माल उद्योग तक, तैयार माल बाज़ारों तक पहुँचाया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचाया जाता है, और आधुनिक परिवहन वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अब आप बता सकते हैं, फिर डिटेल में 15 मार्क्स का आएगा, तो जल मार्ग, वायु मार्ग, वो सब बता दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, व्यापार के प्रकारों को समझाइए। इंग्लिश में क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रेड। कितने प्रकार का ट्रेड होता है, ठीक। एक होता है आपका अपने राज्य के अंदर का ट्रेड, ठीक। एक होता है कुटीर उद्योग, एक होता है अपने राज्य के अंदर, एक होता है एंटर स्टेट, मतलब आप दूसरे राज्य तक करते हैं, एक होता है कि आप दूसरे देशों तक करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक, ये होता है। चलिए, एक होता है ऑफलाइन ट्रेड और एक होता है ऑनलाइन ट्रेड। तो अलग अलग इसका टाइप्स है, ठीक है। चलिए, खुद से दिमाग लगा के लिखना है, क्योंकि एग्जाम में बोला जाता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। देखिए, आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड क्या है, तो देशों के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, व्यापार करना, आंतरिक व्यापार है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। थोक व्यापार क्या है, होलसेल ट्रेड, तो बड़ी मात्रा में माल का व्यापार करना होलसेल ट्रेड है। अगला आ जाता है हमारा खुदरा व्यापार, रिटेल ट्रेड, तो उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री करना ही आपका खुदरा व्यापार है, रिटेल ट्रेड है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, कि आर्थिक वृद्धि क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है। इंग्लिश में है कि डिफरेंटिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में। देखिए, एक होता है वृद्धि, वृद्धि मतलब किसी खास जगह पे बढ़ना, और विकास क्या होता है, ओवरऑल जब वृद्धि हो जाता है सभी में, तब उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट का एक भाग है वृद्धि, ठीक है। वृद्धि जो है छोटा है, डेवलपमेंट बड़ा है। तो आर्थिक वृद्धि क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, केवल उत्पादन या आय में वृद्धि होना, ठीक है, या मात्रा में परिवर्तन होना हमारा क्या है, आर्थिक वृद्धि है। जबकि आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति, गुणात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, पर्यावरण स्थिरता सभी शामिल आते हैं, ठीक है। तो विकास जो है सभी को शामिल करता है, लेकिन वृद्धि जो है, ग्रोथ, वह केवल उत्पादन या वृद्धि या किसी खास एक चीज़ में परिवर्तन होता है तो भी उसको हम वृद्धि बोलेंगे। लेकिन विकास तभी होगा जब सभी का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए समाज का वृद्धि नहीं, समाज का विकास बोला जाता है, क्योंकि समाज में हर कोई व्यक्ति रहता है। पॉलिटिक्स लोग बोलते हैं ना कि हम अपने समाज का विकास करेंगे, वो ये नहीं कहता कि हम अपने समाज का वृद्धि करेंगे। वृद्धि मतलब जनसंख्या समझ लेगा आदमी कि बेटा पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद बोल रहा है, ठीक है। चलिए, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे
वृद्धि आंकड़ों तक सीमित है जबकि विकास जीवन की गुणवत्ता को दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सतत विकास की अवधारणा और इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा और इसके घटकों की व्याख्या करें। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, ये बता दीजिए सबसे पहले। तो ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे और हमारा भी काम हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा विकास जिसमें आने वाले भविष्य को भी कोई खतरा ना हो और हमारा भी काम बन जाए, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं ब्लड डोनेट किया हूँ यार, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, चक्कर चक्कर टाइप से आता है, कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन आएगा, आगे आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में ब्लड डोनेट करके मैं बाइक चला के आया हूँ खुद अकेले। चलिए आप लोग भी ऐसा ही हिम्मत लाइएगा ना, नहीं साथ में ले लीजिएगा। ठीक है, मूर्खता वाला काम मत कीजिएगा। मैं एग्ज़ाम देने गया था और वहीं पे डोनेट कर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी मैंने बताया कि ऐसा विकास, सतत विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और बिना भविष्य की पीढ़ियों को कोई क्षति पहुंचाए। ठीक है, ठीक है, इसके 3 घटक हैं। आर्थिक स्थिरता मतलब कि उत्पादन और आय में निरंतर वृद्धि होना। सामाजिक समानता यानी कि सभी वर्गों के लिए समान अवसर होना। ठीक है, पर्यावरण पर भी कोई क्षति ना पहुंचे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लॉन्ग आंसर टाइप यहाँ से शुरू होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप को मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि सेमेस्टर 5 लॉन्ग आंसर टाइप, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं देखिए सबसे पहले बता देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद बताऊँगा PDF आपको कहाँ से मिलेगा। आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, और बहुत अच्छे से सजा सजा के लिखा है भाई, आराम से। आप लोग थोड़ा और डिटेल में लिखिएगा। 15 मार्क्स के लिए कम से कम 2 खड़ा पन्ना और अधिक से अधिक 3 खड़ा पन्ना में करना है। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज, 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज। और इसका आंसर कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ना 15 मार्क्स के लिए कम से कम 400 शब्दों में आंसर करें, अधिकतम 600 शब्दों में। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि अपनी लिखने की स्पीड क्या है, आप लुसुक लुसुक लिखते हैं या स्पीडली लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेबर के औद्योगिक स्थान का सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, वेबर्स का थ्योरी बताना है, लोकेशन इंडस्ट्रीज वाला, इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, कृषि को प्राथमिक और आर्थिक गतिविधि के रूप में समझाइए और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, मत्स्य पालन। ठीक है, हो सकता है आपको मुर्गा पालन के बारे में भी पूछ दे। ठीक है, पोल्ट्री फार्म के बारे में भी पूछ दे, तो ऐसा मत सोचेगा कि एग्जाम में नहीं पढ़ के गए। अरे भाई एग्जाम में जो आए धुन दो एकदम। ठीक है, भूखा आदमी ये नहीं बोलता है कि हमको ये पसंद है ये पसंद है, यहाँ पे आपका चॉइस नहीं पूछा जा रहा है, एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये मत सोचिएगा कि पोल्ट्री फार्म के बारे में आ गया है भाई। चलिए, जो भी आएगा एग्जाम में धुन देना है एकदम। ठीक है, मत्स्य के विकास से जुड़े मुद्दे और चुनौतियों की व्याख्या करें, कि अगर हम मछली पालन करते हैं तो क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की अवधारणा और महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जोन और टेक्नोलॉजी पार्कों की औद्योगिक विकास में क्या भूमिका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल है, ये बताना है। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट आंसर में दे रहा हूँ, आपको थोड़ा और लंबा लिखना है, अपना दिमाग का प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आर्थिक विकास में परिवहन की क्या भूमिका है, व्याख्या करें। हो सकता है आप पूछ ले कि वायु परिवहन के बारे में बताइए, या जल परिवहन, या सड़क परिवहन, या रेल परिवहन के बारे में बताइए। ठीक है, आपको किसी स्पेशल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, बाकी आप खुद भी लिखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, व्याख्या करें। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं,
तो आता है हमारा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा और इसके घटकों की व्याख्या करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये बताना है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की मन करते हैं तो आप खुद से भी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सिलेबस तो मैं दे रहा हूँ, पूरा PDF कहाँ पे मिलेगा ये जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए एक ज्ञान सागर एप्लीकेशन, ठीक है। यह ऐप आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपका फुल नेम दीजिएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा इस पर, और आपके मोबाइल पे फिर OTP आएगा और आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपको लॉगिन होने के बाद यहाँ पे स्लाइड पार होते रहेगा। रांची यूनिवर्सिटी का आएगा, झारखंड जॉब कोर्स का आएगा, वीडियो वाला आएगा, हर आते रहेगा, ये स्लाइड पार होते रहेगा। आपको आना है लॉगिन होने के बाद ऑल कोर्सेस में, यहाँ पे आइएगा ऑल कोर्सेस में, और यहाँ से आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज करना है। ये देखिए, ये कोर्स नहीं खरीदिएगा, ये झारखंड जॉब कोर्स है, ठीक है। आपको ख़रीदना है ये वाला रांची यूनिवर्सिटी वाला। यहाँ पे 60 रुपये का कोर्स रहेगा। ये देखिए 25 रुपया लिखा है ना, ये 60 रुपया का रहेगा आपका रांची यूनिवर्सिटी वाला में, ठीक है। इसको परचेज कीजिएगा। स्टार्ट लर्निंग आएगा, फिर सेमेस्टर 5 में जाएंगे और आपको नोट्स में जाना है, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा। आप बोलिएगा 60 रुपया लीजिएगा भाई। अरे भाई 60 रुपया में मैं 4 साल पढ़ाऊँगा। कितना? 4 साल 60 रुपया में। हाँ, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाइएगा? ऑल सब्जेक्ट। मेजर पेपर अभी 9 करा रहा हूँ, मेजर पेपर 10 भी कराऊँगा, 11 भी कराऊँगा, माइनर पेपर भी कराऊँगा, और IAP इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप के बारे में भी बताऊँगा। इसके अलावा सेमेस्टर 6 का भी, सेमेस्टर 7 का भी, सेमेस्टर 8 का भी ये भी बताऊंगा। कब तक? 4 साल के लिए, मतलब 2026 में अगर आप 25 में पास ले रहे हैं तो 29 तक चलेगा। आप तो बोलिएगा मेरा तो 27 में ही ख़त्म हो जाएगा, 26-27 में। हाँ, उसके बाद ये 60 रुपये का कोर्स आप अपने भाई को दे दीजिएगा, चाहे बहन को दे दीजिएगा, चाहे किसी दोस्त को दे दीजिएगा, उसका भी पढ़ाई हो जाएगा 60 रुपया में। तो 60 रुपया में मैं इतना कुछ दे रहा हूँ दोस्त, इससे सस्ता नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? इतना मेहनत करता हूँ तो 60 रुपया तो लेना बनता है ना बस। और एक जगह आपको सब कुछ मिलेगा, खोजने की ज़रूरत नहीं है, ना यूट्यूब पे खोजना है, ना आपको कोई गेस्ट पेपर लेने की ज़रूरत है। सब कुछ मैं यहीं पे दे दूँगा आपको बनाया। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम, 2-3 एग्ज़ाम एक साथ क्लैप कर गया है, जिस कारण अभी आप लोग का अच्छे से क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि अभी रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक। आपका भी एग्ज़ाम चल रहा है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम चल रहा है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। SKMU का जस्ट ख़त्म हुआ है, नहीं तो मैं आप लोगों का ना बहुत और डिटेल में क्लास लेता, ठीक है। और इन फ्यूचर में लूँगा और डिटेल में। और आप लोग फर्स्ट बैच है तो थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए, 60 रुपया का कोर्स है, परचेज कर लीजिएगा। गर्लफ्रेंड अगर बोलेगी अभी 60 रुपया, दोनों भाई नहीं बोलेगा ना बोलेगी, जब भी बोलेंगी तो आप 60 रुपया नहीं 600 रुपया भेज दीजिएगा। और अभी मैं 60 रुपया आपके पढ़ाई के लिए देने बोल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा लग रहा है। चलिए, जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू, बाय।